गाइज गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम। दोस्तों आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं कारक से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी दोस्तों हमारा कारक से है, लेकिन टॉपिक क्या है? दो ही विषय है जिसका नाम है कर्ता कारक और कर्म कारक। यानी कि हमारे जो कारक के 6 प्रकार हैं, जिनमें से हम जो है 2 ही कारक के आज प्रश्नोत्तरी यहाँ पर लेकर उपस्थित हुए हैं। जो जितने भी प्रश्न हमारे जो है कर्ता कारक और कर्म कारक से बने, वो सभी को लेकर हम यहाँ पे आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आज हम पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे और जो है आप इसके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है। और जो है यहाँ पे हम आते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। यहाँ पे जो है हमारा जो है कारक प्रकरण है और जो है यहाँ पे जो है यह कहाँ कहाँ पूछा जाता है दोस्तों। तो सभी तो ऐसे तो सभी जो है कंपटीशन, जितने भी परीक्षाएं होती है कंपटीशन का, उसमें सभी जो है सभी के सिलेबस में कारक लगा होता है दोस्तों। लेकिन जो है इम्पोर्टेंट रूप से यूपी टीएसटी पीएसटी एलटी ग्रेड और बिहार के तैयारी 4.0 और जो है हमारे जो है क्लास के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो है नाइन्थ और ट्वेल्थ के बच्चे हैं, जिनको कारक पढ़ना होता है दोस्तों, तो उनके लिए भी यह क्लास इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास में जुड़िए और जो है इसके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करिए। ठीक है। यदि हमारा प्रश्न उत्तर आपको अच्छा लग रहा है, जो है अच्छा लगे, तो हमारे चैनल का नाम है एमएस क्लासेस वन बाय माला मैम। तो आप चाहे यूट्यूब पर जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब इत्यादि कर दीजिए। ठीक है। यदि आपको टॉपिक पसंद आ रहा है तो आप लाइक इत्यादि भी और शेयर इत्यादि भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए अपने प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो आपके सामने स्क्रीन पे है। तो इस पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, इसको देखिए। पहला प्रश्न है कि कारक में प्रकृति प्रत्यय है। ठीक है, पूछ रहा है कारक में जो है प्रकृति प्रत्यय क्या है। यानी कि पूछ रहा है कि कारक जो शब्द हमारा बना है वो किससे मिलकर बना है, कौन सा उसमें धातु लगा है और कौन सा प्रत्यय लगा है। ठीक है, यही पूछने का उसका अर्थ है। तो हमारा यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला क्री प्लस ल्यूट से, क्री प्लस अड़ुल से, क्री प्लस अर से और क्री प्लस ढक से। तो किससे मिलकर हमारा जो है कारक शब्द बना है? तो दोस्तों हमारा जो कारक शब्द बना है क्री प्लस अड़ुल प्रत्यय से मिलकर जो है कारक बना है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या सही होगा? दूसरा आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है। तो पहले प्रश्न का आंसर दूसरा सही हो गया दोस्तों। आइए हम लोग जो है दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यह हमारा दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। ठीक है। तो प्रश्न हमारा है क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है। तो क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है इसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन 4 है आपके सामने है। पहला है कारक, दूसरा संबंध, तीसरा जनक और चौथा कार्यक्रम। तो क्या है दोस्तों? क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। आंसर क्या होगा दोस्तों? उसे कारक कहते हैं। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया निमित्तम कारकत्वम और क्रिया करोति इति कारकम। जो है 3 इसकी परिभाषा है, जिसमें से हमारा आंसर होगा क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है। आंसर हमारा पहला सही हो गया दूसरे प्रश्न का। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न ये आपके सामने है। आइए इसको पढ़ते हैं और इसके आंसर देने का आप लोग भी प्रयास करिए। तीसरा प्रश्न है क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध नहीं है उसे क्या कहते हैं। यानी क्रिया के साथ किसका सीधा संबंध नहीं है? तो संबंध का, संबोधन का, अधिकरण का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका जो है क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हमारा आंसर ऑप्शन में थोड़ा दिक्कत हुआ है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन हमारा होगा इनमें से ए और बी दोनों। इस तरह से ऑप्शन बनेगा तो हमारा हो गया ए प्लस बी दोनों। ठीक है। तो आंसर क्या सही होगा दोस्तों? क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध है उसे हम संबंध और संबोधन दोनों कहते हैं। यानी कि इसको जो है क्रिया में जो है कारक में नहीं रखा गया है। कारक का भाग हमारा जो है संबंध एवं संबोधन नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि संबोधन जो हमारा प्रथमा के अंतर्गत चला जाता है और जो है संबंध इसका जो है कारक से जो है क्रिया से इसका सीधा संबंध न होने के कारण इसको कारक नहीं माना जाता। तो आंसर हमारा पहला और दूसरा दोनों सही है। यानी कि ए और बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। तो तीसरे का हमारा डी आंसर सही है। आगे चलते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न ये आपके सामने है। चौथा प्रश्न हमारा कहता है क्रियानित्वम डॉट 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 रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यानी क्रियानित्वम खाली स्थान है और वहाँ खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा, ये आप ऑप्शन देख कर बताइए। तो ऑप्शन 4 है। पहला है कारक, दूसरा कारकत्वम, तीसरा है क्रिया और चौथा है करोति। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? क्रियानित्वम
खाली स्थान रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर बताइए। आंसर हमारा यहाँ पे होगा कारकत्वम, क्रियानित्वम कारकत्वम। यह हमारा यानी कि दूसरा आंसर सही हो गया चौथे प्रश्न का। ठीक है, कारकत्वम क्रियानित्वम कारकत्वम, यह ठीक है दोस्तों, यह हमारा चौथे का दूसरा आंसर सही है। दोस्तों हम सबसे पहले कर्ता कारक का प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, उसके बाद कर्म का, यानी दो ही विभक्ति को हम लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कर्ता कारक और कर्म कारक। सबसे पहले हम कर्ता कारक का प्रश्नोत्तरी करें, उसके बाद हम जो है कर्म कारक का करेंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखते हुए यदि आप नोट्स बनाना चाहें तो प्रश्नोत्तरी का भी नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि कर्ता और कर्म दो ही टॉपिक से यानी कि दो ही विभक्ति से प्रश्नोत्तरी लेकर यहाँ पे हम आए हैं। ठीक है, आइए हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थम कह स्यात्, यानी पूछ रहा क्रिया पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, उसका विवक्षित क्या है? कर्ता है, क्रिया है, करण है, अपादान है। तो क्या है दोस्तों, जो है कर्ता जो है क्या होता है, स्वतंत्र होता है। क्या होता है? कर्ता स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रतः कर्ता एक हमारा सूत्र है जो कर्ता के अंतर्गत आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए सही है। ठीक है, क्या है? ए सही है। क्रियान्वयन जो है कह पूछा क्या होगा, तो कर्ता होगा। ठीक है, तो पांचवा का हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। आगे चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है कि प्रातिपदिकार्थ, ठीक है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे खाली स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यानी कि प्रातिपदिकार्थ है जो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? चार ऑप्शन है। पहला है द्वितीया, तृतीया, प्रथमा और चतुर्थी, यानी चार ऑप्शन है। यहाँ पे द्वितीया भरा जाएगा कि प्रथमा भरा जाएगा कि तृतीया भरा जाएगा कि चतुर्थी भरा जाएगा। ठीक है, तो एक सूत्र हमारा है जो कर्ता कारक के अंतर्गत आता है दोस्तों, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, क्या भरा जाएगा? पूरा सूत्र है वचन मात्रे प्रथमा। तो आंसर हमारा जो है प्रथमा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हमारा पांचवा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा, रिक्त स्थान पे प्रथमा भरा जाएगा। ठीक है, क्या भरा जाएगा दोस्तों? प्रथमा भरा जाएगा। तो हमारा जो है छठवां का जो है तीसरा आंसर सही हो जाता है, यानी कि प्रथमा सही करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न हमारा है, ये आपके सामने है। प्रश्न है सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें से सुमेलित नहीं, यानी चार ऑप्शन है, तीन तो सुमेलित है और एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला है प्रातिपदिकार्थ मात्रे जो है उच्चई निचई कृष्णम श्री ज्ञानम, यह उससे इसका उदाहरण है। यानी प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, वचन मात्रे, परिणाम मात्रे का जो उदाहरण है। ठीक है, जो उदाहरण है क्या उसका सही सटीक आंसर उसके सामने है कि कोई गलत है? ठीक है, तो पहला जो हमारा है प्रातिपदिकार्थ मात्रे का उदाहरण क्या है? उच्चई निचई श्री कृष्णम ज्ञानम है। तो ये आंसर सही है दोस्तों, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ मात्रे का जो उदाहरण है उच्चई निचई है और श्री कृष्णम ज्ञानम है, कृष्ण श्री ज्ञानम है। ये आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, दूसरा है लिंग मात्रे का उदाहरण जो है सही है, तटह टटी टटम। तो ये लिंग मात्रे का उदाहरण भी दोस्तों करेक्ट है, सही है। तीसरा है वचन मात्रे का उदाहरण क्या सही है? एक दो बहव, तो सही है। तो वचन मतलब एक संख्या होती है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा एक दो बहवा जो हमारा यहाँ पे आंसर सही है। ठीक है, यहाँ पे दो में व रहेगा, सही है। ठीक है, चौथा हमारा परिमाण मात्रे हे रामा आगच्छत, ये सही है। तो गलत है दोस्तों, परिमाण मात्र का जो है यह आंसर जो है गलत है, यानी कि आंसर हमारा क्या सही होगा दोस्तों? आंसर हमारा सही होगा डी। ठीक है, यह सुमेलित नहीं है। तीन सुमेलित है, पहला, दूसरा, तीसरा, यह तीनों जो है उसी के उदाहरण है। लेकिन चौथे का उदाहरण क्या होगा दोस्तों? तो इसका उदाहरण होगा द्रोणो ब्रीहि। क्या हो जाएगा दोस्तों? द्रोणो ब्रीहि। ठीक है, द्रोणो ब्रीहि इसका जो है उदाहरण हो जाएगा, किसका? परिमाण मात्रे का। ठीक है, द्रोणो ब्रीहि या प्रस्थो ब्रीहि। ठीक है, तो आंसर हमारा डी सही हो जाता है सातवें का। आठवां चलते हैं, आगे चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न हमारा कहता है कि लिंग मात्रे अधिक में विभक्ति है। लिंग मात्रे अधिक में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा होगा, द्वितीय होगा, तृतीया होगा, पंचमी होगा। तो क्या सही होगा दोस्तों? लिंग मात्रे अधिक में कौन सी? लिंग मात्रे प्रथमा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लिंग मात्रे प्रथमा, यानी कि पहला आंसर सही हो जाएगा हमारे आठवें प्रश्न का। ठीक है, लिंग मात्रे में कौन सी विभक्ति लगेगी? तो प्रथमा विभक्ति लगेगी। ठीक,
तो 8वें का ए सही है। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ दोस्तों। 9वां हमारा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है। 9वां प्रश्न हमारा कहता है नियत लिंग का उदाहरण है, यानी कि जो नियत लिंग का इसमें कौन सा उदाहरण है। तो अब ऑप्शन 4 है तटः टटी तटम है, कृष्ण श्री ज्ञानम है, एक दो बहवः है कि हे राम आगच्छ है। तो क्या यहाँ पे सही होगा? नियत लिंग का उदाहरण क्या है जिसकी जो है लिंग नियत है, निश्चित हो। तो क्या है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है, यहाँ पे तट टटी तटम का जो उदाहरण है इसको अनियत लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनियत लिंग कहते हैं। ठीक है, इसको अनियत लिंग कहते हैं। अनियत लिंग किसको? तटः टटी तटम को। नियत लिंग ये है जिसका उदाहरण जो प्रश्न पूछा है, तो सही आंसर हमारा दूसरा सही है। नियत लिंग का उदाहरण श्री कृष्ण श्री ज्ञानम। ठीक है, एको दो बहवा यह है जो है वचन मात्र का उदाहरण है, वचन मात्र का उदाहरण है। और जो है यह जो हे रामा आगच्छ यह संबोधन का उदाहरण है। क्या है? यह संबोधन का उदाहरण है। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति लगती है। तो नीचे वाला जो है संबोधन का, यह जो वचन मात्रे का, यह जो अनियत लिंग का, और ये जो हमारा जो है नियत लिंग का है उदाहरण है। तो पूछा क्या नियत लिंग का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो बी आंसर करेक्ट हो जाता है। क्या है? बी आंसर हमारा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह बी आंसर हमारा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न का अलिंग अनियत लिंग का उदाहरण क्या है? ठीक, नियत हो गया, अनियत हो गया, अलिंग हो गया। तो अनियत लिंग का क्या उदाहरण है दोस्तों? तो अभी हमने बताया 4 ऑप्शन है तट टटी तटम, कृष्ण श्री ज्ञानम, एक दो बहवः हे रामागच्छ। तो अभी हमने बताया अनियत लिंग का उदाहरण क्या है? तटः टटी तटम। क्या है दोस्तों? तटः टटी तटम जो है अनियत लिंग का उदाहरण है। ठीक है, कृष्णम श्री ज्ञानम क्या है? नियत लिंग का। एको दो बहवः क्या है दोस्तों? वचन मात्रे का। हे रामा आगच्छ किसका है? तो संबोधन का है। ठीक है, तो आंसर हो गया दोस्तों हमारा ए सही हो गया 10वें का। आगे चलते हैं 11 प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 10 प्रश्न हो गए। अब आप लोग देखिएगा कि आप लोग क्या है सही 10 प्रश्नों को आपने 10 का सही किया या एक आध गलत किया, तो इसको आप चेक कर लीजिए स्वयं से, यदि आप प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर रहे हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं 11 प्रश्न की तरफ। यह आपके सामने 11वां प्रश्न है। प्रश्न हमारा कहता है कि अलिंग का उदाहरण है जिसमें कोई लिंग नहीं है। अलिंग का उदाहरण कौन सा है? ततः टठी तटम है, कृष्ण श्री ज्ञानम है, एक दो बहवः है कि उच्चई निचई है। ठीक है, तो उदाहरण एक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा आंसर हो जाएगा उच्चई निचई, जिसमें कोई लिंग ना हो। ठीक है, अलिंग जो अव्यय पद होता है। क्या होता है? जो अव्यय पद होता है जिसमें कोई लिंग नहीं होता है, और उसका उदाहरण हमारा है उच्चई निचई। ठीक है, यह जो है प्रातिपदिकार्थ का भी उदाहरण, प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा का उदाहरण है, और इसको अलिंग भी कहते हैं और इसको अव्यय पद भी कहते हैं। किसको? इसी को क्या कहते हैं? अव्यय पद भी कहते हैं। ठीक है, और यह जो है प्रातिपदिकार्थ का भी प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण है। ठीक है, तो उच्चई निचई हमारा हो गया अलिंग का। आंसर हमारा क्या सही होगा दोस्तों? 11 का हमारा डी आंसर सही हो गया, यानी कि चौथा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न ये आपके सामने है। 12वां प्रश्न कहता है दोस्तों एक दो बहवः किसका उदाहरण है? ठीक है, तो ऑप्शन 4 है वचन मात्र प्रथमा का है, अलिंग मात्र प्रथमा का है, परिणाम मात्र प्रथमा का है कि संबोधन च का है। तो किसका उदाहरण है? एको दो बहवः। तो हमने दोस्तों कई बार बताया, अब इसका आंसर जो है एक वचन मात्र प्रथमा, जिसमें वचन हो 1 2 3। तो 1 2 3 जो है बहुत सा है, यह वचन मात्र प्रथमा का उदाहरण है। ठीक है, तो आंसर हमारा 12 का ए आंसर करेक्ट हो जाता है। अलिंग का उदाहरण कौन है? जिसमें कोई लिंग न हो, तो उच्चई नीचे हो गया। परिणाम मात्र प्रथमा का उदाहरण जो है हमारा जो है द्रोड़ो ब्रीहि हो गया, और संबोधन च का हे राम आगच्छ। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या सही है दोस्तों? 12 का ए आंसर सही है, पहला करेक्ट है। आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। आगे दोस्तों 13 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न हमारा है द्रोड़ो ब्रीहि किसका उदाहरण है? ठीक है, प्रश्न कर रहा है 13 है द्रोड़ो ब्रीहि किसका उदाहरण है? ठीक है, तो ऑप्शन 4 है वचन मात्र प्रथमा का उदाहरण है, कि अलिंग मात्र प्रथमा का उदाहरण है, कि परिमार मात्र प्रथमा का उदाहरण है, कि संबोधन च का है। तो किसका उदाहरण है? द्रोड़ो ब्रीहि। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर हमारा तीसरा करेक्ट है। आंसर क्या है दोस्तों? तीसरा करेक्ट है। यह जो है परिमाण मात्र प्रथमा का उदाहरण है द्रोड़ो ब्रीहि। एक उदाहरण इसका और है प्रस्थो ब्रीहि। ठीक है, क्या है दोस्तों? प्रस्थो ब्रीहि, प्रस्थो ब्रीहि। ठीक है, इसको द्रोड़ो ब्रीहि भी कहते हैं और प्रस्थो ब्रीहि भी कहते हैं। ठीक है, ब्रीहि मतलब होता है धान। धान को नापने वाली एक कोई वस्तु है, कोई मतलब कोई माप है, जिसको प्रस्थो कहते हैं, और ब्रीहि मतलब धान, धान के नापने वाली कोई जो है
नपना है, नाप जिसको कह सकते हैं, उसको हम परिणाम मात्रे प्रथमा का उदाहरण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आंसर हमारा 13 का सी करेक्ट हो गया। ठीक है, यह इतना हमारा जो प्रश्न दोस्तों कर्ता कर्म किससे था। कर्ता जो है कर्ता कारक से अभी तक हमने प्रश्नोत्तरी किया। ठीक है, किससे किया। कर्ता कारक के सारे प्रश्नोत्तरी थे जो प्रथमा विभक्ति का बोध, जो जिसमें प्रथमा विभक्ति लगता है। क्या लगता है दोस्तों, जितने भी अभी हमने 13 प्रश्न किए, वह 13 प्रश्न जो है कर्ता कारक का उदाहरण है और प्रथमा विभक्ति जिसमें लगता है। ठीक है, अब नीचे जितने हमारे प्रश्न हैं, 15 प्रश्न हमारे नीचे है जो कर्म कारक का है, जिसमें द्वितीय विभक्ति का जो है बोध होता है, यानी जिसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रश्न चालू हो जाता है कर्म कारक। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्म कारक से जो है प्रश्नोत्तरी होगा। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न होगा हमारा कर्म कारक के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों, तो इसको आप जो है उसी तरह से उत्तर दे सकते हैं जो आपको देने में जो है आसान आसान होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा जो है कर्म कारक से, ये आपके सामने है। कर्म कारक से प्रश्नोत्तरी दोस्तों, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न जो है कहता है दोस्तों, प्रश्न करा कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहे उसमें कौन सी विभक्ति लगती है। ठीक है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहे उसमें कौन सी विभक्ति लगती है। तो ऑप्शन 4 है, प्रथमा विभक्ति लगती है, द्वितीय विभक्ति लगती है, तृतीय विभक्ति लगती है, चतुर्थी विभक्ति लगती है, या फिर जो है 4 ऑप्शन है। तो कौन सा लगेगा दोस्तों, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसमें जो है द्वितीय विभक्ति लगती है। क्या लगती है, द्वितीय विभक्ति लगती है। और द्वितीय विभक्ति लगाने वाला सूत्र क्या है दोस्तों, तो कर्तुरिष्टतम तमम से जो है द्वितीय विभक्ति लगती है। किससे लगती है, कर्तुरिष्टतम तमम से जो है कर्सोरिष्टतम तमम से जो है इसमें द्वितीय विभक्ति लग गई। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या सही है, पहला हमारा दूसरा आंसर सही है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहे उसमें जो है द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे राम पत्र लिखता है। ठीक है, तो लिखने रूपी क्रिया से राम क्या लिखना चाहता है, पत्र को। तो पत्र उसको लिखना चाहता है, तो पत्र में हमारी द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो रामः पत्रम लिखति। ठीक है, क्या हो जाएगा, रामः पत्रम लिखति। राम जो है करता है, उसकी क्रिया क्या है, लिखना, और वो क्या लिखना चाहता है, पत्र को लिखना चाहता है, तो रामः पत्रम लिखति। ठीक है, तो हमारा आंसर दूसरा सही हो गया पहले प्रश्न का। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। कर्म कारक से प्रश्नोत्तरी है दोस्तों, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि 16 द्विकर्मक कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक है, 16 द्विकर्मक कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन 4 है, अकथितम च है, कर्तृरिष्टतम तमम कर्म है, अधिसिंह स्थान साम कर्म है, कि उपान वध्यांग वश है। तो कौन सा सही है दोस्तों, यहाँ पे जो है 16 द्विकर्मक धातुओं का जो है 16 द्विकर्मक है और कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या सही होगा दोस्तों, आंसर हमारा सही होगा अकथितम च। ठीक है, अकथितम च मतलब जो नहीं कहना, अकथितम जो नहीं कहना चाहता है, उसमें भी जो है वह जो है द्विकर्मक यानी कि कर्म कारक करना, जो है कर्म संज्ञा करके द्वितीय विभक्ति लगाना चाहता है, तो वहाँ पे 2 कर्म हो गया। ठीक है, जैसे राम गाय से दूध राम जो है गाय से दूध दूहता है। ठीक है, तो राम किससे दूध दूहना चाहता है, गाय से। क्या है दोस्तों, यहाँ पे दिखा देते हैं, राम गाय से दूध दूहता है, गाय से दूध दूहता है, दूध दुहता है। ठीक है, दुहता है। ठीक है, तो यहाँ पे दू धातु का प्रयोग किया गया, किसका, दू धातु का, यानी कि 16 धातु आता है, दुह याच पच दंड, इस प्रकार हमारा 16 जो है धातु का प्रयोग किया जाता है। यदि हम पूर्व में देखते हैं कि 16 धातु हमारा आ रहा है, तो उसमें हम अकथितम सूत्र का प्रयोग करके उसमें जहाँ पे हमारा अपादान, यहाँ पे राम गाय से दूध दूहता है यानी कि अपादान हो रहा है, पंचमी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन हम जो है दू दू इत्यादि जो है धातुओं को आ जाने पर इस पंचमी वाले स्थान पे है जो है वहाँ पर हम जो है द्वितीय लगा देंगे। ठीक है, तो राम गाय से क्या दूहना चाहता है, दूध दूहना चाहता है, तो उसका इप्सित तम क्या है, दूध दूहना, तो दूध दूहना में हम द्वितीय विभक्ति लगा देंगे कर्तुरिष्ण तमम कर्म से। लेकिन किससे दूह रहा है, गाय से, यानी कि अपादान हो रहा है, लेकिन दूहने के अर्थ में गाय में भी हम जो है द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, जो है धेनुम कर देंगे। ठीक है, गाय का जो है संस्कृत नाम जो है धेनु होता है दोस्तों, तो धेनुम कर देंगे। तो वाक्य क्या बनेगा दोस्तों, रामः धेनुम दुग्धम दुच्छी। ठीक है, रामः धेनुम
दुग्ध दोच्छी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है दोग्धी, ठीक है, दोच्छी नहीं दोस्तों, दोग्धी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है वाक्य हमारा पूरा बन जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। संस्कृत में हम लोग रामः, ठीक है, रामः धेनु, क्या हो जाएगा, धेनु दुग्धम, दुग्धम दोग्धी, क्या हो जाएगा दोस्तों, दोग्धी। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो है वाक्य राम अपनी जो क्या दूहना चाहता है, दूध दूहना चाहता है। तो दूध में जो है द्वितीय विभक्ति लगी किससे, कर्तृ कर्म से। ठीक है, और जो है धेनु में कहाँ से द्वितीय विभक्ति लगती, किस सूत्र से, तो अकथितम च से धेनु में लग गया। ठीक है, दो है, दुग्धम यह मुख्य कर्म है, धेनु यह गौड़ कर्म है। ठीक है, पूछेगा इसमें से, इस वाक्य में से मुख्य कर्म कौन सा है, तो धेनु है। गौड़ कर्म कौन, अरे सॉरी दोस्तों, दूध है, और गौड़ कर्म क्या है, तो धेनु है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पे कई बन रहे हैं। ठीक है, तो यदि सूत्र को आप समझ लेते हैं तो इसको कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाता है पहले का। 16 दूसरे प्रश्न का ए आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न ये आपके सामने है। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों, क्या कह रहा है, ग्वालम धेनु दुग्धम दुग्धी। ठीक है, वही जो अभी हमने एग्जाम्पल बताया, वो एग्जाम्पल आपके सामने है। ग्वाल जो है, ग्वाल है, ग्वाला है, वह जो है धेनु से दूध होता है, तो ग्वाला हो जाएगा दोस्तों, ग्वाल, ग्वाल धेनु दुग्धम दुग्धी। ठीक है, तो मन रहेगा, विसर्ग का प्रयोग होगा ग्वाला। ठीक है, तो यहाँ पूछा है धेनु में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। तो दोस्तों अभी हमने बताया, जिसका आंसर आपको देने में आसानी होगी, आप इसको दे सकते हैं कि यह पूछा है कि धेनु में, ठीक है, जो धेनु में आया है ग्वालह धेनु दुग्धम दुग्धी, तो जो धेनु आया है यह जो है किस सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है। तो ऑप्शन आपके सामने 4 है। अकथितम च से लगा है, कर्तृ कर से लगा है, अधि सिंह स्थान साम कर्म से लगा है, कि उपान वध्यांग वश से लगा है। ठीक है, तो क्या लगा है दोस्तों, यहाँ पे करती रहेगा, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे अकथितम च लगा है। क्या लगा है, धेनु में जो द्वितीय विभक्ति लगी वो अकथितम च से लगा है। यदि दुग्धम पूछता तो दुग्धम में कर्तृ तमम कर्म से लगा है। तो दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा आपके सामने स्क्रीन पे है। चौथा प्रश्न कहता है दोस्तों, ग्वालम धेनु दुग्धम, ग्वाला धेनुम दुग्ध दुग्धि, यहाँ दुग्ध में द्वितीय विभक्ति किस कर्म से लगा है दोस्तों, तो अभी हमने बताया। तो यहाँ पे जो है कर्तृ तम से लगा है। ठीक, किससे लगा है, कर्तृ तम से जो है इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है। आंसर हमारा दूसरा सही हो जाता है चौथे प्रश्न का। ठीक है, तो तीनों प्रश्न हमारा बन गया दोस्तों कि कौन सा सूत्र लगा, तो अकथितम च लगा है। धेनु में कौन सा लगा है, तो अकथितम च से हुआ है। दुग्धम में किससे हुआ, तो कर्तृ तम कर्म से लगा है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि यह जो है इसमें मुख्य कर्म कौन सा है और गौर कर्म कौन सा है। तो मुख्य कर्म जो है दुग्धम है, और गौर कर्म जो है धेनु है। ठीक है, तो यह हमारा प्रश्न हो गया चौथा। चौथे का आंसर बी सही है दोस्तों। आगे चलते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न हमारा कहता है, अकथितम च सूत्र का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 4 उदाहरण दिया है और उसने पूछा कौन सा इसमें जो अकथितम च का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान दे सकते हैं, जहाँ पे 2 कर्म हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, जहाँ पे 2 कर्म हुआ है वह जो अकथितम च का उदाहरण है। जहाँ पे 1 कर्म हुआ वहाँ पे वह जो है अकथितम च का उदाहरण नहीं है, क्योंकि अकथितम च कहता है कि यह दुकर्मक धातु है, इसमें 2 कर्म होता है। ठीक है, सूत्र ही कहता है द्विकर्मक धातु, यानी कि उसमें जिसमें 2 कर्म हो वही जो है अकथितम च का उदाहरण है। ठीक है, तो हमारा जो है पहला है हरि बलिम वसुधाम याचते, यानी यहाँ पे 2 कर्म हमें दिखाई दे रहा है, बलिम में और वसुधाम में, यानी कि ये हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तीसरा कहता है माता तंडुलान ओदनम पचती। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है द्वितीय का बहुवचन तंदुलान में लगा है, क्योंकि तंदुलान ढेर सारा चावल है, एक चावल नहीं पकाया जाता है दोस्तों, माता द्वारा चावल को पकाती है। माता क्या है, चावल को पकाती है। तो उदनाम जो है जो है तंदुलान में बहुवचन लगा है द्वितीय का, और उदनम में भी बहुवचन लगा है, द्वितीय लगा है। तो यहाँ पे हमारा जो है दूसरा भी सही हो जाता है। ठीक है, तीसरा है सुधाम क्षीर निधिम मतनाती। तो यहाँ पे दोस्तों सुधाम भी लगा द्वितीय विभक्ति, और निधि में भी लगा है, और तो यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, यानी कि 3 आंसर हमारा सही है। चौथा चलते पिता पुत्रम पठयति, यानी यहाँ पे 1 कर्म है, पुत्र में द्वितीय लगा है, तो यानी कि यहाँ पे 2 कर्म नहीं हुआ, यानी दो जगह हमारी द्वितीय विभक्ति नहीं लगी है, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह भी आप इसको निकाल सकते हैं।
और दूसरा जो है यह इस विधि को भी अपना सकते हैं कि आप जो है इसमें इन तीनों में जो है अपने जो 16 धातु जो आपने याद किया उसको देख सकते हैं। याच धातु आया है कि नहीं, पच धातु है, मत धातु है, यानी कि मत धातु का भी प्रयोग हुआ है, पच धातु का पकाने अर्थ में प्रयोग हुआ है, मथ धातु यानी मथने अर्थ में प्रयोग हुआ है। पठ धातु का प्रयोग नहीं किया गया था हमारे 16 धातुओं में, पठ धातु नहीं पढ़ा गया था, तो इसलिए भी ये हमारा गलत हो जाता है, यानी आंसर हमारा 5वें का डी सही होगा। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए, इसको सही करने के लिए 2 विधि है कि इसमें हम 2 कर्म देख लेते हैं और जो है दूसरी जगह हम जो है यहाँ पे जो है अपने 16 धातुओं को भी चेक कर लेते हैं। यदि वो 16 धातु हमारे पीछे आ रहा है तो यानी यहाँ पे जो है अकथितम च सूत्र लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो है इस तरह से यह आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम चलते हैं, 5वें का हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न हमारा कहता है, छठा प्रश्न हमारा कहता है कि यदि सी यानी कि सोने अर्थ में सिंह धातु का प्रयोग, स्था यानी ठहरना अर्थ में, आस यानी बैठना अर्थ में, इन धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग क्या हो, यदि अधि उपसर्ग जुड़ा हो तो इसके आधार की कौन सी संज्ञा होगी, पूछा है आधार की। ठीक है, तो ऐसे कई से जो है हमारा कई सूत्र हैं दोस्तों, जो है कर्म कारक में है, जो आधार की कर्म संज्ञा करती है। जहाँ पे पंचमी हो रहा था दोस्तों, जहाँ पे आधार हो रहा था यानी कि सप्तमी विभक्ति हो रहा था, आधार हो रहा, तो वहाँ पर भी हम जो है धातु और जो है उपसर्ग के आ जाने पर कुछ ऐसे सूत्र हैं जिसके धातु और उपसर्ग के आ जाने पर जहाँ पे सप्तमी हो रहा था वहाँ पर भी हमने द्वितीया लगा दिया। ठीक है सही दोस्तों, तो यह प्रश्न हमारा कहता है कि यदि सिंह, स्था, आस आदि धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग जुड़ा हो तो इसके आधार की कौन सी संज्ञा होगी। तो ऑप्शन 4 है, कर्म संज्ञा होगा, करर संज्ञा होगा, संप्रदान होगा कि अधिकरण होगा। तो क्या होगा दोस्तों, आधार की क्या संज्ञा होगी, तो आधार की कर्म संज्ञा होगी। क्या होगा दोस्तों, आधार की कर्म संज्ञा होगा, जो आपके सामने है, पहला आंसर सही हो जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्यों हो गया, क्योंकि सिंह, स्था और शाम, आस 3 धातु का प्रयोग किया गया और साथ में जो है हमारा जो है अधि उपसर्ग का, जैसे अधि उपसर्ग पहले लगा हो इस तरह से, और बाद में जो है 3 हमारे जो है धातु हो, जैसे सिंह धातु हो, ठीक है, सिंह धातु हो बैठ सोने के अर्थ में, स्था धातु हो ठहरने के अर्थ में, और जो है आज धातु हो बैठने के अर्थ में। इन 3 धातु यदि पहले अधि उपसर्ग हो और सोने के अर्थ में, बैठने के अर्थ में, ठहरने के अर्थ में 3 धातु का प्रयोग हो तो उससे आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा पहला सही हो जाता है छठवें का। आगे चलते हैं दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्नोत्तरी अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, यदि आप क्लास को प्राप्त किए हैं तो। ठीक है, तो आइए हम लोग 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न हमारा है आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न हमारा कहता है द्वितीय विभक्ति से संबंधित सूत्र है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, इसमें से पूछा कि द्वितीय विभक्ति से कौन से 4 जो है सूत्र इससे संबंधित है। तो पहला सूत्र है अधिनिविसः विशच कर्मः कर्तृप्सितम तमम कर्मः अधिशिंग स्था साम उपयुक्त तीनों सही है। तो क्या सही है दोस्तों, यहाँ पे जो है द्वितीय विभक्ति करने वाला संबंधित सूत्र जो है तीनों सही है। ठीक है, क्या है, तीनों ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अधिनिविशेष कर्म भी जो है द्वितीय विभक्ति का सूत्र है, कर्तृ तमम कर भी द्वितीय का है, और जो अधिसिंह स्थान साम भी कर्म का, यह तीनों सूत्र जो है द्वितीय विभक्ति करती है और कर्म कारक करता है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है डी सही हो जाता है 7वें का। ठीक है, तो सूत्रों को से भी प्रश्न पूछता है दोस्तों, यह सूत्र कौन सी विभक्ति का, द्वितीय का, प्रथमा, तृतीया का, या फिर कौन से कारक का है। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। अगला प्रश्न है, अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है। ठीक है, अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। जो अनुक्त होगा दोस्तों उसमें विभक्ति जो है, जैसे अनुक्त कर्म है तो द्वितीय लगेगी, अनुक्त करर है तो तृतीया लगेगी, अनुक्त संप्रदान है तो चतुर्थी लगेगी, अनुक्त अधिकरण है तो सप्तमी लगेगी। जो अनुक्त है, कर्म है तो द्वितीया, करण है तो तृतीया, संप्रदान है तो चतुर्थी, अधिकरण है तो जो है सप्तमी, अपादान है तो पंचमी। इस प्रकार से जो है सूत्र लगता है। तो यहाँ पूछा अनुक्त कर्म, यानी कर्म है तो द्वितीय लगेगा, क्योंकि कर्म कारक द्वितीय होती है। तो अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति लगी होगी दोस्तों, तो द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, यहाँ पे पूछता अनुक्त करण में क्या होगा दोस्तों, पूछेगा अनुक्त करण में कौन सी विभक्ति लगेगी, तो अनुक्त करण में तृतीया लगेगा। ठीक है, अनुक्त तृतीया लगेगा। अनुक्त संप्रदान में क्या लगेगा, अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी लगेगी। इस प्रकार से जो अनुक्त हो उसमें जो उसी का कर्म उसी की विभक्ति लगती है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है 8वें का बी सही हो जाता है। ठीक है, क्या सही होगा दोस्तों, बी सही है, यानी कि दूसरा करेक्ट है। ठीक है,
आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न हमारा है आपके सामने, कहता है अभि, नि और बिस यानी कि अभिउपसर्ग, निउपसर्ग और बिस धातु के प्रयोग होने पर आधार में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, इसकी यानी ये भी पूछा कि इसके आधार की कौन सी संज्ञा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 है, प्रथमा विभक्ति होगा, द्वितीय विभक्ति होगा, तृतीया होगा, चतुर्थी होगा, सप्तमी होगा। तो क्या सही होगा दोस्तों, यहाँ पे जो है इसके आधार की कर्म संज्ञा होगी। क्या होगा दोस्तों, इसके आधार की कर्म संज्ञा होगी। कर्म संज्ञा होगी तो द्वितीय विभक्ति लगेगा, कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है 9वें का दूसरा आंसर करेक्ट हो जाता है। जैसे हमारा बता देते हैं, जैसे पहले हम जो है अभी उपसर्ग लगा हो, दोनों एक साथ हो। ठीक है, अभी भी साथ हो प्लस नी भी उपसर्ग हो, साथ में नी हो, और जो है उसके बाद 20 धातु का प्रयोग हो, यह सभी जो है एक साथ होंगे तभी उस आधार की कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को जोड़कर नहीं होगा, दोनों साथ में जुड़े रहेंगे तब जो है अभी और नी, विस नी, अभी और नी दोनों उपसर्ग रहेंगे, साथ में विस धातु का प्रयोग होगा, तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या सही होगा दोस्तों, आंसर हमारा जो है दूसरा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न हमारा कहता है कि उपान वधांग वश्य उपा उपान वध्यांग वश्य इस सूत्र में कितने उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पूछा है, यह सूत्र है, सूत्र किसका है दोस्तों, द्वितीय विभक्ति का। ठीक है, तो पूछा इस सूत्र में कितने उपसर्ग हैं, 2 हैं, 3 है, 4 है, 5 है। तो कितने हैं दोस्तों, आइए निकाल लेते हैं। ठीक है, उप है, क्या है, उप है, उपसर्ग है, अनुपसर्ग है, ठीक है, अनु है, अधि है, क्या है दोस्तों, अधि है, और क्या है, अधि है, और क्या है, जो है आंग है। ठीक है, आंग का, आंग से आ का बोध होता है, क्या है, आंग का आ से बोध होता है। 1 2 3 4, 4 उपसर्ग है, उसके बाद जो है वश धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वश धातु का प्रयोग जैसे उप, जैसे दोस्तों उप, उप रहेगा, अनु रहेगा, ठीक है, अधि रहेगा, और आंग रहेगा, और क्या रहेगा दोस्तों, आंग यानी कि आ रहेगा। इन चारों के साथ जो है वस धातु का प्रयोग होगा। क्या होगा दोस्तों, वस धातु का प्रयोग होगा। नगरम वसती, उपनगरम वसती, अनुनगरम बस्ती, अधिनगरम बस्ती, आनगरम बस्ती। दोस्तों नगरम जो है, नगरम आवस्थी। ठीक है, जो है उपवस्ती, अनुवस्ती, आवस्ती, अधिवस्ती। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है उपसर्ग के साथ जो है धातु का प्रयोग करेंगे, और जो है यहाँ पे बनेगा किसका, 4 उपसर्ग है। कितने उपसर्ग है दोस्तों, 4 उपसर्ग है। तो आंसर हमारा 10वें का जो है तीसरा, जो है चौथा सही होगा। तो पूछेगा, सूत्र देकर पूछेगा दोस्तों कि इसमें कितने उपसर्ग है। ठीक है, 4 है, पूछेगा धातु कौन सा, वस धातु है। वस मतलब रहने, मतलब रहने अर्थ में, ठहरने अर्थ में, मतलब निवास करता है। वस मतलब निवास करने के अर्थ में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 11 प्रश्न। 11 प्रश्न कहता है अंतरा और अंतरेण इन अवयवों के योग में कौन सी विभक्ति होगी। ठीक है, तो पूछेगा यह दोनों के, अंतरा और अंतरेण किस प्रकार का पद है, तो अव्यय पद है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनेगा, अंतरा और अंतरेण किस प्रकार का पद है, तो अव्यय पद है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि अंतरा और अंतरेण के योग में कौन सी विभक्ति लगी, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, चतुर्थी, सप्तमी। तो क्या लगेगा दोस्तों, अंतरा और अंतरेण के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी। तो यहाँ पे जो है अंतरा और अंतरे के योग में जो है द्वितीय विभक्ति लगेगी। कौन ऐसे लगेगा दोस्तों, द्वितीय विभक्ति का विधान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 11 का बी ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि दूसरा करेक्ट है। आगे चलते हैं 13 प्रश्न की तरफ। 13 प्रश्न कहता है दोस्तों, ये आपके सामने है। 13 प्रश्न कह रहा है अभितः परितः समया निक्षा हाँ प्रति योगे इस वार्तिक में से किस विभक्ति का बोध किया जाता है, किस विभक्ति का विधान किया जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अभितः परितः समया निक्षा हाँ प्रति अपि, तो इस वार्तिक सूत्र से किस विभक्ति का विधान किया गया है दोस्तों, तो प्रथमा विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का, सप्तमी विभक्ति का, किसका विधान किया गया है। तो सूत्र ही कहता है दोस्तों अभितः परितः समया निक्षा हाँ प्रति योगे अपि द्वितीय। क्या कहेगा दोस्तों, सूत्र पूरा है, अभितः परितः समया निश्चय हाँ प्रति योगे अपि द्वितीय। क्या होगा दोस्तों, योगे अपि द्वितीय। ठीक है, इस प्रकार से अपि द्वितीय, सूत्र ही पूरा है, इस प्रकार से अपि द्वितीय। तो सूत्र में ही द्वितीय दिया गया दोस्तों, तो विधान आंसर क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का विधान करता है। जहाँ पे अभितः आएगा, जहाँ पे प्रत्यय आएगा, उस अर्थ में हम जो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगा लेंगे। विद्यालय के चारों ओर जो है वृक्ष है, विद्यालय के चारों ओर दीवाल है, इस प्रकार से जो है चारों ओर के अर्थ में जो है द्वितीय विभक्ति लगा लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है
12 का दूसरा करेक्ट है। ठीक है, दूसरा आंसर सही है 12 प्रश्न का। आगे चलते हैं 13 प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न कहता है उभयतर सर्वतर लोक। इनमें से इसमें वार्तिक का उदाहरण है। ठीक है, और सूत्र है अभित उभयतर सर्वतर लोक ऊपरी 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 इस तरह के जो है सारे सूत्र हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूछा यह वार्तिक का उदाहरण है। यह वार्तिक ने कहा, अभितर परितर समय निक्षा भी वार्तिक द्वारा कहा गया है, और जो है उभयतर सर्वतर भी वार्तिक के द्वारा कहा गया है। तो पूछ रहा है कि इसका उदाहरण कौन सा है। इसका उदाहरण कौन सा, उभयतर नदीम वृक्षा सन्ति। ठीक है, उभयतर नदीम वृक्षा सन्ति, नगरम सर्वतः प्रकारः सन्ति, अद अधिहरि लोकम हरि। ये तीनों सही है। तो क्या सही है दोस्तों, यह तीनों एग्जाम्पल जो है तीनों सही है। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा जो है यह तीनों एग्जाम्पल जो है क्या है, सही है। तो हमारा आंसर क्या सही होगा दोस्तों, डी आंसर करेक्ट हो जाता है 13 प्रश्न का। ठीक है, आगे चलते हैं 14 प्रश्न की। 14 प्रश्न कहता है काला धोने अत्यंत संयोगी सूत्र का उदाहरण है। ठीक है, यह सूत्र कहता है कालवाची यानी कि समयवाची और मार्गवाची। ठीक है, क्या होगा, कालवाची और मार्गवाची। ठीक है, कालवाची और मार्गवाची। ठीक है, के शब्द से आने पर जो उसमें द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, तो कालवाची और मार्गवाची, कोई मार्ग आ रहा है तो उसमें द्वितीय लगा देंगे, कोई समय आ रहा है तो उसमें द्वितीय लगा देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 है। तो सूत्र का उदाहरण है, इसमें पूछा है इसमें से सूत्र का कौन सा उदाहरण कालवाची और मार्गवाची का उदाहरण है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है छात्र क्रोशम अधीते। अधीते दोस्तों घ नहीं ध है, तो छात्र क्रोशम, कोशम ने क्रोशम। ठीक है, छात्रम क्रोशम अधीते, क्रोशम गिरि पर्वते दूसरा है, तीसरा है क्रोशम। ठीक है, क्रोशम है दोस्तों, क्रोशम कोटिला नदी। ठीक है, पहला है छात्र क्रोशम अधीते, दूसरा है क्रोशम गिरि पर्वते वर्तते, और तीसरा है क्रोशम कोटिला नदी। तो तीनों जो है एग्जाम्पल जो है दोस्तों हमारा जो है काला जो धोने अत्यंत संयोगी का ही उदाहरण है। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी सही होता है, यानी कि तीनों आंसर जो है सही है। तीनों एग्जाम्पल जो है इसी सूत्र से लिया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है 14 का डी सही हो जाता है। आगे चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न कहता है द्विकर्मक धातुओं का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, 16 द्विकर्मक धातुओं का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन 4 है ग्वालम धेनुम दुग्धम दुग्धि हरि बलिम वसुधाम याचते गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति। तीनों उत्तर सही है। तो क्या सही है दोस्तों, यह तीनों जो है द्विकर्मक धातुओं का उदाहरण है, इसलिए यह तीनों आंसर करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है 16 धातुओं को हमने बताया किस प्रकार पकड़ेंगे। तो दुग्धि दूध दिखा रहा है, याच याज है, पृच्छ पूछने अर्थ में, यह तीनों दिखा रहा है, धातु का प्रयोग किया गया है, और 2 कर्म हुआ है, गाया धेनु में भी हुआ और दुग्धम में भी यह विसर्ग होगा दोस्तों। और जो है बलिम में भी हुआ, वसुधाम में भी हुआ, शिष्यम में भी हुआ, और जो है प्रश्नम में भी हुआ है। ठीक है, प्रश्न पूछता है तो दोनों में जो है द्विकर्मक हुआ है। तो तीनों आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है दोस्तों 15 का। तो आंसर हमारा क्या सही होगा दोस्तों, डी सही है। ठीक है, तो दोस्तों यह हमारा प्रश्नोत्तरी था जो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। कुल जो है जो है करीब जो है 27-28 प्रश्न लेकर हम उपस्थित हुए दोस्तों, जिसमें से कर्मकर्ता कारक से 13 प्रश्न थे, और जो है कर्म कारक से जो है कुल टोटल जो है 15 प्रश्न थे। तो दोस्तों 2 विभक्तियों से हमने प्रश्नोत्तरी लेकर आया, कारक जो है कारक प्रकरण से। तो आप इसको अच्छी तरह से इसका नोट बना सकते हैं, जिससे जो है इससे बाहर जो है प्रश्न नहीं पूछेगा। कर्म कारक से जो 2 विभक्ति है इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा दोस्तों, तो आप इससे प्रश्नोत्तरी इसको ले सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को यहीं पे आज हम समाप्त करेंगे। तो आज का हमारा क्लास जो है कैसा लगा दोस्तों, यदि अच्छा लगा तो आप कमेंट इत्यादि कर हमें जो है बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, शुभ रात्रि।